Welcome to all of you for this IUQM session. Student, we will be discussing today few problem from the number theory, which has been asked in previous papers. What is new in today's session? We will do number theory questions, which have slightly different concepts. तो आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको IUQM के इस ईयर के जो पेपर्स है उसको आपको कैसे प्रोसीड करना है, मतलब किस तरह से आप वहां पे कुछ बेटर कर सकते हो, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो हम प्रॉब्लम्स ही लेंगे और प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि क्या आप किस तरह से आप IUQM के पेपर को ट्राई कर सकते हो इन केस ऑफ नंबर थ्योरी। तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। कंसीडर all 6 digits numbers of the form ABC CBA where B is odd. Determine the number of such 6 digit, क्योंकि 6 digit है, numbers that are divisible by 7। तो आई थिंक प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके पास मतलब इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे लास्ट ईयर के। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखोगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे गए जिनमें कि एक नंबर का कुछ फॉर्मेट दे देता है और फिर उसमें वो डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हो। तो हमारे पास 6 डिजिट नंबर्स ही हैं व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। तो अगर 7 से हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अब इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि 7 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उसका टेस्ट क्या होगा। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो व्हाट इज द टेस्ट फॉर दैट। मतलब इतनी सी चीज हमें सोचनी है कि 7 से डिविजिबल नंबर अगर है तो उसमें आप क्या करोगे। तो आप सोचो कि अगर 7 से डिविजिबल है और वहां 6 डिजिट नंबर भी है तो 6 डिजिट नंबर अगर आप बना रहे हो तो आपको सबसे पहले इसके फॉर्मेट पे ध्यान देना चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या है? ABC CBA। ठीक है, इसका फॉर्मेट है ABC CBA। तो अगर ABC CBA इसका फॉर्मेट है तो अब इसको आप देखो, आप क्या लिखोगे यहाँ पे। A और A के साथ कितनी पावर आएगी? A के साथ आपकी पावर आने वाली है 10 पावर 5 और एक A और आपके पास था यूनिट प्लेस पे, तो वहां से 10 पावर 0 होगा, तो दैट इज वेयर दिस इज 1 प्लस B के साथ क्या आने वाला है आपका 10 पावर 4 आएगा और एक 10 आएगा, बहुत बेसिक सी चीज है। प्लस C के साथ क्या आएगा? अब C के साथ अगर आप देखोगे तो वहां एक 10 क्यूब आएगा और एक 10 स्क्वायर आएगा। तो इस तरह का कोई मतलब जब भी हमारे पास एबीसी जैसे आपको दे रखा है तो ये आप बहुत कॉमन सा प्रोसेस है। एबीसी को आप कैसे लिखते हो? 100A प्लस 10B प्लस 1C। तो सिमिलरली हमने इस नंबर को लिख लिया। तो अगर हम इस नंबर को अब सिंप्लीफाई करें, क्योंकि मैं 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं 7 के फॉर्मेट में, मतलब 7 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसके पास अगर होगा तो वो 7 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इस चीज पे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो A, अब आप इसको अगर लिखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 और उसके बाद 3 0 एंड देन 2। क्यों 2 मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया? 1 ऐड करने का लॉजिक ये था कि अगर यहाँ पे आप इसको देखो तो ये जो नंबर लिखा है दिस इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 1 ऐड किया तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। सिमिलरली आप सेकंड वाले पे जाओगे तो सेकंड वाले पे आपके पास जो बनेगा उसमें आप इसको क्योंकि यहाँ पे बनेगा 1, आपके पास 2 0 1 0,
तो आप इसको ब्रेक कर दोगे क्योंकि 7 से डिवाइड करना है, प्लस नेक्स्ट वाला केस। तो नेक्स्ट वाले केस में सी के साथ जो आ जाएगा वो आप अगेन उस नंबर को, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 100 आने वाला था, तो अब उसको 1099 प्लस 1 करके हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इस केस में ये जो नंबर है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो हम नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं कि जो नंबर आपके पास 7 से अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा कि 7 से डिविजिबल हो गया तो इतना पार्ट तो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल हो चुका है, तो हम इसकी टेंशन तो खत्म होगी। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू 7 से आप इसको डिवाइड करो, तो 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, तो उसके बाद आपके पास 3 लेफ्ट होगा तो 1 4, 1 4 के बाद 2 एंड देन 8 देन 6 और एक माइनस ए अलग चला गया, प्लस बी। अब बी में अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो b इंटू 7 से अगर डिवाइड करोगे तो फिर से वो 1 4, पहले 1 फिर 4 उसके बाद 3 उसके बाद 0, ठीक है, प्लस c क्योंकि ये वाला डिविजिबल था, c इंटू 7 इंटू आपके पास यहाँ पे बनेगा 1 फिर 5 फिर 7, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, एक a नेगेटिव साइन के साथ बचा और c प्लस साइन के साथ बचा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस का c माइनस a आप लिख सकते हो। तो अब आपके पास ये पूरा जो टर्म है, दिस टर्म इज divisible by 7। तो ये तो 7 से डिविजिबल हो गया, यानी कि हम इस नंबर को वी कैन राइट 7m 7 का मल्टीपल प्लस c माइनस। तो अगर डिविजिबल होना है तो अब किसको डिविजिबल होना पड़ेगा कि ये c माइनस a जो है मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, यानी कि ये जो नंबर है दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये 7 से डिविजिबल है बेटा, तो अब 7 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट की तो हमें पता नहीं है, तो अब a विल बी नॉन जीरो। a जो है यहाँ पे कैसा होगा, ये नॉन जीरो होगा। ये नॉन जीरो क्यों होगा, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो 6 डिजिट है, अगर a 0 हो जाएगा तो वो नंबर ही 5 डिजिट का रह जाएगा। तो c माइनस a के पास ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि आपका जो c सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल है दैट कैन बी 9, क्योंकि 9 से बड़ा नंबर तो पॉसिबल नहीं है, और उसमें से कुछ हम माइनस भी कर रहे हैं, तो यानी कि वो 9 से छोटा ही नंबर आएगा। ये 9 एग्जैक्टली जा सकता है अगर a 0 हो जाता तो, लेकिन a 0 हो नहीं सकता, यानी कि अब c माइनस a के पास पॉसिबल क्या है, जो 7 का मल्टीपल हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपका -7 हो जाए, उस केस में आपका a बड़ा हो गया होगा, c छोटा हो गया होगा, then it can be 0 and then it can be 7। तो these are the 3 possible cases जिसमें c minus a 7 से डिविजिबल हो सकता है, और अगर वो हो गया तो ओवरऑल नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि c minus a जो है वो आपका -7 कितने तरीके से आ सकता है। तो -7 के अगर आप केसेस की बात करो, उसमें क्या केस होगा कि a को आपने 0 ले लिया, ये a c ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हो 7 0, देन आपके पास 8 1 एंड देन 9 2, यही 3 केस पॉसिबल है, इसके अलावा तो और कोई केस बनेगा नहीं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट केस c माइनस a जो है वो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। तो c माइनस a 0 कब होगा, जब दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। तो दोनों नंबर सेम होने के केस क्या क्या पॉसिबल है, तो उसमें आपके पास 1 1 हो सकता है। अब 0 0 आप ले नहीं सकते, क्योंकि 0 0 अगर हो गया तो a 0 हो जाएगा, तो 1 1 टिल आप कहां तक जाने वाले हो, आप 9 9 तक जाओगे। तो 1 1 से आप कहां तक जाने वाले हो, 9 9 तक जाने वाले हो, तो यही केस बनेंगे। यानी कि c माइनस a 0 होने के अपने पास 9 केसेस हो गए, और यहाँ पे आपके पास कितने केसेस थे, 3 केसेस। अब c माइनस a पर आते हैं और उसको हम 7 कर देते हैं। तो 7 में जो केसेस होंगे उसमें आप 0 7 नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि a 0 हो जाएगा, तो बाकी तो वो 1 8
एंड 2 9 ऑटोमेटिकली वो जो C माइनस है -7 वाले हम एग्जैक्टली कॉपी कर देते हैं, लेकिन वहां पे एक जीरो वाली कंडीशन जो थी उसकी वजह से हमने 3 आंसर नहीं बोला, एक केस को हमने लेफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास 2 केसेस हो गए। तो आपके टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल केसेस, तो अगर आप टोटल केसेस यहाँ पे देखते हो तो आप सोचो टोटल केसेस कितने होंगे? टोटल केसेस कितने होंगे? आपके पहले केस में 3 फिर 9, तो ये हो गया 14 केसेस। अब दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि 14 केसेस तो हमने किसकी वैल्यू डिसाइड की? C माइनस ए की वैल्यू डिसाइड की। अब C माइनस ए के अलावा जो आपके पास यहाँ पे एक नंबर और आपको सेलेक्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली नंबर्स कितने सेलेक्ट करने थे? यू नीड टू सेलेक्ट हियर 3 नंबर्स। आपको A सेलेक्ट करना था, B सेलेक्ट करना था और C सेलेक्ट करना था। अभी आपने जो इस मेथड से किन नंबर्स को फिक्स किया? A और C को फिक्स किया, तो अभी आपके पास बचा हुआ नंबर कौन है? बचा हुआ नंबर यहाँ पे 5 है, B। तो B को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी? तो B सेलेक्ट करने के लिए आपके पास जो बचे हुए नंबर हैं वो आप देख लो, क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर लेना है, तो 6 डिजिट ऑफ द फॉर्म ABCB, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा तो फिर वो फॉर्मेट ABCCBBA नहीं बनेगा। यानी कि आप कौन से नंबर नहीं ले सकते यहाँ पे? यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसको यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, B इज ऑड। क्वेश्चन के अंदर B इज ऑड ऑलरेडी गिवन है, तो B अगर ऑड है तो आपको क्लियरली पता है कि ऑड के केस में उसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 5 चॉइसेस होंगी। कौन सी चॉइस? 1 3 5 7 9, यही पॉसिबल केसेस है। सो हाउ मेनी टोटल केसेस विल एग्जिस्ट? 70 केसेस विल एग्जिस्ट। दिस इज फॉर, ये 14 किसके लिए था? A और C के लिए। और ये किसके लिए है? ये B की चॉइसेस है। तो वी हैव 70 चॉइसेस। तो अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो नंबर थ्योरी का बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। 7 से डिविजिबिलिटी की टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 7 से डिविजिबिलिटी उसने पूरे नंबर की थोड़ी पूछी, वहां पे हमने वो जो नंबर था उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक कर दिए तो उससे एडवांटेज क्या हुआ कि हमें सिर्फ किस पर फोकस करना पड़ा है? हमें लास्ट नंबर पर फोकस करना पड़ा है। प्रीवियस ईयर्स के अंदर काफी क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिसमें हम एक कोई बड़ा नंबर होता है, उस बड़े नंबर को भी रिड्यूस इनटू स्मॉलर नंबर, और फिर स्मॉलर नंबर को हम डिविजिबिलिटी के बेसिस पे केसेस बना रहे होते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर PRMO या IOQM, अब हम उसको बोल रहे हैं, क्योंकि RMO को स्क्रैप कर दिया है तो PRMO का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इसलिए उसने एग्जाम को IOQM कहा। ठीक है, तो अब बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्लीज रेगुलर, तो बेटा वी विल ट्राई टू बी हैव ए रेगुलर सेशन। लास्ट टाइम भी आई थिंक एक फैज भैया का सेशन हुआ होगा, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई मतलब रेगुलर सेशन होते रहे इसके, और आगे से यहाँ पे रेगुलर सेशन होंगे भी, है ना? ठीक है, तो अभी तक आपका एक शायद पॉलिनोमियल वाला सेशन हुआ होगा, और ये सेकंड सेशन होगा आई थिंक, है ना? दिस मस्ट बी द सेकंड सेशन। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। द इक्वेशन वन 66 into 56, द इक्वेशन 166 into 56। अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा था, बहुत बेसिक सी चीज है कि अब देखो कितना बेसिक क्वेश्चन से कितना अच्छा क्वेश्चन उसने बना दिया। द इक्वेशन 166 into 56 मल्टीप्लाई करके उसने दे रखा है 8590 इज वैलिड इन सम वेज। एक ये बेस बेस्ड क्वेश्चन उसने काफी पूछे हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में अगर आप देखोगे तो एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन फॉर दिस, कि बेस चेंज कर देते हो। द इक्वेशन 166 into 56 is equal to 8590 is valid in some base b greater than equal to 10। ठीक है, that is 165,890 are digits in base b in our equation। find the sum of all
possible, find the sum of all possible values of b greater than equal to 10 satisfying द इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दी हुई है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले बी हमें रिक्वायर्ड है कि ये 10 बेस पर नहीं है, तो 10 या 10 से ग्रेटर बेस पर अगर ये है तो किस बेस के लिए ये इक्वेशन होल्ड कर सकती है। वी हैव टू डिसाइड दिस कि ये इक्वेशन किस बेस के लिए होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा कि जैसे 166 है और 56 है, अगर 166 बेस 10 पर लिखा गया होता तो आप क्या करते, उसको 166 को आप लिख रहे होते 1 into 100, फिर 6 into 10 लिख रहे होते और फिर प्लस का 6 into 10 power 0 लिख रहे होते। अगर आप 10 बेस पर लिख रहे होते तो हम मान लेते हैं कि ये बेस बी पर लिखा जा रहा है, तो अगर 10 बेस पर लिखा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे, उसको 10 की पावर की फॉर्मेट में लिख रहे थे। तो अगर आप बेस बी के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो पावर होगी वो बेस बी की पावर रही होगी, करेक्ट। तो आप 166 को कैसे लिखोगे, 166 इज 1 into बेस हमने बी माना तो बी स्क्वायर प्लस 6 into बी पावर 1 प्लस 6 into बी पावर 0। बहुत बेसिक सी चीज की हमने उस नंबर को इस तरह से लिख दिया 6 into बी पावर 0। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो 166 जो होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं 56 को लिखना चाहूं तो 56 को क्या लिखा जाएगा, 56 विल बी 5b प्लस 6 और इसके बाद वो जो नंबर आ रहा है 8590, तो 8590 क्या हो जाएगा, 8b³ प्लस 5b स्क्वायर प्लस 9b और प्लस 0 है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप ये उसने दोनों अब इसको बराबर कर देते हैं, जो उसने दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं। तो पहले हमने उसको क्या किया, बेस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जब भी बेस बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि अगर बेस 10 की जगह कोई और बेस बन जा रहा है तो कोई नया प्रॉब्लम नहीं बना। जब आप 10 बेस की बात कर रहे थे तो वहां 10 की पावर के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर आप बेस बी की बात करें तो वहां पे उसको बी की पावर में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया, आप जो उसने इक्वेशन कहा था उसको यूज करते हैं कि 166 into 56 इज इक्वल टू 8590 क्वेश्चन में गिवन था। तो अब ये एक तरीके से जो क्वेश्चन हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन का हो जाएगा कि आपको बी के लिए इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखें अगर, तो यहाँ से एक b कॉमन, दिस इज 8b स्क्वायर, मैं राइट साइड को पहले लिख दिया हूं, प्लस 5b प्लस 9, तो ये बन गया। और दूसरी साइड क्या जाएगा, b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 6 इंटू 5b प्लस 6। तो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 8b³ एक साइड है और दूसरी साइड 5b³ होगा, तो ये आ जाएगा 3b³, दिस इज 3b³। तो इसके बाद b स्क्वायर का टर्म देखोगे तो b स्क्वायर का टर्म कितना हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ से ये 5b स्क्वायर आएगा और इस साइड से ये 6b स्क्वायर आएगा और एक 30b स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से ये 31b स्क्वायर हो गया। फिर 31b स्क्वायर के बाद अब b का टर्म देखना है, तो b का इधर से 9b और दूसरी साइड से 6 36b और 30b, यानी कि अपने पास 57b हो गया। ठीक है, 57b। ठीक है, तो अब ये 57b हो गया। अब 57b के बाद अब कांस्टेंट देखना है, तो कांस्टेंट कितना होगा, यहाँ पे कांस्टेंट तो एक ही बच रहा है, दैट इज 36, तो -36 इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब उसने जो क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो आपकी हेल्प करेगी इस क्यूबिक को सॉल्व करने हैं। उसने क्या बोला है कि जो बेस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो 10 के जस्ट पास वाले नंबर आपको देखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में b ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो आपको 10 से बड़ा नंबर ही इसको रख के सेटिस्फाई करना होगा। और बेस उसने इंटीजर का है, तो आप यहाँ पे 10 के बाद जो नेक्स्ट नंबर पॉसिबल है दैट इज 11, तो आप 11 रख के देखोगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप 11 के बाद 12 इसको सेटिस्फाई करें। तो इसका
क्यूबिक का वैसे भी आपने जो मेथड्स पढ़ रखे हैं उसमें कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होता। आप क्या करते हो कि जो आपका कांस्टेंट होता है उसके फैक्टर्स को आप पुट करके देख लेते हो कि जैसे कांस्टेंट आपका जब कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो आप सी को ए इंटू सी के ऐसे फैक्टर्स देख लेते हो जो उसको स्प्लिट करने के बाद उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। या सी बाई ए हम देख रहे होते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ओ, जैसे क्वाड्रेटिक में हुआ तो आप सी बाई ए को स्प्लिट करके देख लेते हो क्योंकि सी बाई ए इज अल्फा बीटा, तो वो रैशनल रूट थ्योरम आपको पता होगी, तो वहां से हम कर सकते हैं। तो यहाँ b माइनस 12, तो जैसे आपने b माइनस 12 लिया तो आपके पास डिवाइड करने के बाद 3b स्क्वायर बचेगा, उसके बाद 5b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू 12 इज वन फैक्टर, और सेकेंड फैक्टर जो यहाँ पे है 3b स्क्वायर प्लस 5b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके लिए ध्यान से देखो तो इसका जो d है, क्योंकि 25 माइनस 9 इंटू 4 36 होगा, तो इट्स d इज लेस देन 0, तो नो सच b रियल नहीं हो सकता यहाँ से, यानी कि इसके नो सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से, नो सॉल्यूशन। तो b सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज इज इक्वल टू, क्योंकि एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, दैट इज 12, 12 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, सो 12 इज द सम। तो अब ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब बेसिक भी मैंने कवर कर दिया कि अगर कभी भी बेस चेंज पर कोई नंबर आपके पास बना हुआ दे रखा है तो वो बिल्कुल भी नया प्रॉब्लम नहीं है। आपको 10 की पावर की जगह वहां पे किसकी पावर में रिप्रेजेंट कर देना है, b की पावर में। मान लो b की जगह उसने 6 बोल दिया होता तो हम 6 की पावर में, एक क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा है उसमें 6 बेस दे रखा है, तो आप बिल्कुल उस नंबर को 10 की पावर की जगह बेस b की पावर में रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसके बाद वो बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है बेस चेंज के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही लेंगे और मैक्सिमम प्रॉब्लम नंबर थ्योरी से ही होंगी, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये अगेन बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था ये भी। इंटीजर्स ABC satisfy a plus b plus c, a plus b minus c is equal to 1। तो a plus b plus c minus c आपका 1 दिया हुआ है, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 1 दिया है। what is the sum of all possible values of a square plus b square plus c square। तो पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको उसने सिंपली क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने सिंपली ये बोला है कि आपके पास ABC 3 नंबर्स हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं एक रिलेशन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपके पास 2 इक्वेशन है और आपके पास 3 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल से आप सॉल्व करके, इक्वेशन तो नहीं सॉल्व कर सकते यहाँ से कि आपके पास जो दे रखा है उससे आप ये तो कंफर्म है कि आप डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको कुछ फैक्टर वगैरह अगर आप कर सकते हो तो यू नीड टू फैक्टराइज दैट, आपको इसको फैक्टराइज करने की जरूरत है या फिर उसको कुछ रीअरेंज करने की जरूरत है। तो a प्लस बी, 2 प्लस के हैं और एक c माइनस का है, तो अब हम क्योंकि 2 का अगर हम जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर एक स्क्वायर प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ लीनियर है तो यानी कि हमें फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करने की जरूरत होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि फर्स्ट इक्वेशन का आपको स्क्वायर करने की जरूरत होगी। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन का आपको स्क्वायर करने की जरूरत है तो स्क्वायर
अगर आप 3 टर्म का कर दोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम c को दूसरी साइड लेंगे, ठीक है। ये बहुत कॉमन प्रोसेस है कि अगर आपको स्क्वायरिंग करना है तो आप डायरेक्ट मत करो, आप 2 टर्म एक साइड रखो, 2 टर्म एक साइड रखो, तो आसान हो जाएगा। अगर 4 टर्म होती तब भी हम यही कर रहे होते कि 3 को एक साइड रख रहे होते, 1 को दूसरी साइड ले, तो 2 को एक साइड और 2 को दूसरी साइड। 5 टर्म होता तो 3 को एक साइड रख रहे होते, 2 को एक साइड रख रहे होते, तो हमारा थोड़ा आसान हो जाता है स्क्वायरिंग करना। तो अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और स्क्वायरिंग का लॉजिक सबको समझ में आना चाहिए कि वो यही रीजन था कि जो सेकंड इक्वेशन थी वो एक स्क्वायर की फॉर्म में दे रखी है। तो अगर सेकंड इक्वेशन स्क्वायर की फॉर्म में दे रखी है तो आपको उसको यूज करने के लिए बिल्कुल यही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 प्लस सी स्क्वायर के इक्वल आता है ना। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एक्सप्रेशन में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो -1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप -1 माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे रख देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह -1 आ गया, तो -1 प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 प्लस 2c, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2ab को एक साइड रखा और ये 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 2 टाइम्स c। अब यहां से 2 कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बन गया, ab इज इक्वल टू 1 प्लस c। तो आपके पास ab इज इक्वल टू 1 प्लस c आ गया। अब यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए कि अब यहाँ पे तो 1 प्लस सी अब सिंगल वेरिएबल में तो जा नहीं रही है इक्वेशन, तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ पे ऑलरेडी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस सी था, तो यूजिंग 1, अगर आप 1 को यूज करते हो तो 1 को यूज करके आप क्या लिख सकते हो, 1 को यूज करके आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ये IUQM की क्लास चल रही है बेटा, अगर आप मतलब IUQM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए इसको अटेंड करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू A प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं कि ये इक्वेशन जो है नंबर थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर इस तरह की इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। कैसे कि इसको फैक्टराइज आप कर सकते हो, कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो A प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। आप दोनों साइड 1 ऐड कर लो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे आपको ए बी, अच्छा यहाँ पे -1 कर लेते हैं, तो a प्लस बी माइनस ए बी, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा दिस विल बिकम a -1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस, यानी कि a -1 हो गया, तो यहाँ से आपने माइनस बी को कॉमन लिया, तो दिस इज 1 माइनस a इज इक्वल टू -1, ये 1, तो 1 माइनस बी, एक मिनट, आपका जो फैक्टर यहाँ पे बन रहा है उसको आप ध्यान से देखो, तो a -1 तो अलग निकाल लिया और प्लस b, और b आप कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप एक माइनस साइन कॉमन ले लो क्योंकि वो सेम बनना चाहिए, तो अगर आप ऐसा कॉमन लेते हो तो यहाँ भी एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस a माइनस b, आई थिंक कुछ, एक मिनट, a प्लस बी माइनस ए बी, a प्लस बी माइनस ए बी, हमने -1 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन जाएगा a -1 और प्लस का b कॉमन, दिस इज 1 माइनस a इज इक्वल टू -1, तो a -1 माइनस कॉमन लिया, दिस इज b, a -1 is equal to -1, so this is 1 minus b, a -1 is equal to -1। सिमेट्रिकल पैटर्न बनाने के लिए you can write a -1 b -1 is equal to 1।
तो अब उसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ये ए बी सी जो है वो द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए था, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। तो अब दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है कि जब दोनों के दोनों 1 हो जाए। तो अगर दोनों के दोनों 1 हो जाते हैं तो a माइनस वन इज इक्वल टू 1 और b माइनस वन इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2 जैसे ही हुआ तो हमने पढ़ा था कि c प्लस a प्लस b जो है वो c प्लस 1 के इक्वल था। तो c प्लस 1 4 हो जाएगा, तो c प्लस 1 4 हो गया, यानी कि c की वैल्यू 4 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो c इज 3। नेक्स्ट केस और क्या पॉसिबल है कि a और b दोनों 0 हो जाए। तो a 0 b 0, तो एट टाइम आल्सो दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे a 0 b 0, तो c प्लस 1 जो है वो आपका 0 हो गया, तो c की वैल्यू वहां से आपके पास -1 आ जाएगी। तो दिस इज द केस। तो आपके पास इसके अलावा तो और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स। तो अब यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होगा, आप सोचो a स्क्वायर की वैल्यू। तो a स्क्वायर के सम देख लो, वहां पे 4 और 0, तो 4 हो गया। फिर आप b स्क्वायर भी 4 और c स्क्वायर में दो केस हो गए, एक 9 और एक -1 का स्क्वायर 1। सो आंसर विल बी 17 और एक 18 विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन, जब भी ऐसे क्वेश्चन भी पीआरएमओ में काफी पूछे गए हैं कि दो इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस आपको कम दे दी जाती हैं और आपको फिर वो कुछ, यानी कि डायफेंटाइन टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। डायफेंटाइन इक्वेशंस में क्या होता है कि आपके पास जितने वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन उससे हमेशा कम रहेंगी। तो आपको कुछ कुछ आपको अपनी तरफ से एक पैटर्न ऑब्जर्व करके किसी एक को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। तो यहाँ भी वही किया कि हमने सबसे पहले क्या किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने में हमने क्या किया कि दो टर्म को एक साइड रखा, दो टर्म को दूसरी साइड ले गए, एंड देन स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद हमने जो सेकंड इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, उसको यूज किया। तो वहां से ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस सी आ गया। 1 प्लस सी की जगह हमने ए प्लस बी लिख दिया। अब इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फैक्टराइजेशन ही हमारी हेल्प करता है। क्योंकि कई बार प्राइम नंबर बन जाता है तो प्राइम नंबर को स्प्लिट करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा नंबर वो इटसेल्फ हो जाएगा। और अगर प्राइम नहीं भी होता है, अगर आपके पास कोई भी फैक्टर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, तो उसको आपको दो नंबर में अगर स्प्लिट करना है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो आप ढूंढ लोगे बेसिकली, वहां से फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ भी वही था कि इंटीजर था, तो इंटीजर के केस में a माइनस बी बी माइनस वन दोनों 1 हो जाए, एक केस ये पॉसिबल था, या a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 हो जाए, दैट वाज द सेकंड केस। तो इस तरह से दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम थी कि हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली नंबर्स को फैक्टराइजेशन को बस अच्छे से यूज किया कि हाउ वी कैन फैक्टराइज दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, काफी मतलब अच्छा प्रॉब्लम पूछा था ये। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 8 ट्यूपलेस। ट्यूपलेस का मतलब वो 8 नंबर का सेट लिख रहा होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 साई 1 साई 2 टिल साई 8 सच दैट। ठीक है, डिटरमाइन, इस तरह से आपको ये एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पे फिर एक कंडीशन दी थी कि ये जो सारे नंबर है साई 1 साई 2 टिल साई 8 ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, आइदर वो -1 होगा या फिर 1 होगा। मतलब दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो -1 या फिर 1। एंड एक कंडीशन, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि एक कंडीशन देके वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अदरवाइज तो हमारा आंसर क्या होता था कि अगर हमें यहाँ पे 8 नंबर सेलेक्ट करने होते तो हर नंबर के लिए 2 चॉइस हो जाता, तो 2 पावर 8 अपना आंसर हो गया होता, बहुत आसानी से आंसर आ जाता। बट इस केस में एक कंडीशन और दे दी, क्या, टिल 8 साई 8 is a multiple of 3। यानी कि उसने दे दिया कि ये एक मल्टीपल ऑफ 3 है।
तो फिर अब इसके कितने सेट होंगे ये हमें डिसाइड करना है। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो आपको ये सोचना है कि मल्टीपल ऑफ 3 की कंडीशन को अब हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, कि मल्टीपल ऑफ 3 वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे कैसे यूज हो सकती है। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो यहाँ पे 3 ये जो हमारे पास पेयर दे रखा है इसको 7 से 3 से मल्टीपल होने की क्या कंडीशन होगी। तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई हमारे पास ठीक है साई 1 साई 2 साई 8 जो है उनके लिए जो पॉसिबल नंबर्स है वो -1 और 1 है। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर लूं कि कुछ नंबर्स के ऊपर कंडीशन लगा के मैं इन केसेस को रिड्यूस कर लूं, इफ आई कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस, अगर मैं नंबर ऑफ केसेस को रिड्यूस कर दूं तो अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस को रिड्यूस करने में जो यहाँ हेल्प करेगा, इस तरह के क्वेश्चन में जो अप्रोच हमारी हेल्प करती है वो आप देखते हैं कि क्या अप्रोच हमारी हेल्प करती है। ठीक है, ये बहुत कॉमन अप्रोच नहीं है लेकिन बहुत ट्रिकी अप्रोच है, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस में ये चीज हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ 3 के मल्टीपल्स हैं तो मैं कुछ पेयर बनाना शुरू करता हूँ, 3 के पेयर बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि 3 के पेयर अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास जो नंबर्स हैं वो या तो 1 1 है या -1 1 है, तो मेरे पास जो समेशन है वो 3 का मल्टीपल पक्का बन जाएगा, या तो वो 3 बनेगा या -1 बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहां से सबसे पहले साई 1 को पिक किया, तो साई 1 के बाद में अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर लूंगा वो 3 डिफरेंस पे ले लूंगा, तो साई 1 के बाद 3 डिफरेंस पे नेक्स्ट नंबर विल बी साई 4 देन साई 7। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, प्लस अब आप साई 2 पे जाओगे तो साई 2 के बाद क्या आएगा, साई 5 एंड साई 8। नेक्स्ट अब इसके बाद क्योंकि साई 8 तक की बात हो चुकी है तो आप साई 3 पे आप शिफ्ट करोगे, तो साई 3 का जो है आपको अभी तक एक भी सेट यूज नहीं हुआ, और जो साई 3 के बाद आएगा उसके बाद साई 3 से बड़ा नंबर है, यानी कि जो 3 थे वो तीनों मैंने यूज कर लिए। 3 साई 3 था क्योंकि 1 के साथ 1 था, 2 के साथ 2 था, 3 के साथ 3 था, 8 के साथ 8 था, तो इसलिए 3 साई 3। अब यहाँ पे साई 6, तो ये 3 का मल्टीपल चला गया। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं उनको लिखना शुरू करते हैं कि अब अपने पास साई 1 कंज्यूम हो चुका है, साई 2 की मेरे पास 2 वैल्यूज थी, उनमें से एक यूज हो चुकी है, तो मैं यहाँ साई 2 लिखता हूं। तो आपका साई 2 जो यहाँ पे बचा हुआ है, अब यहाँ इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। क्यों 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 साई 2 थे, तो 2 साई 2 वहां पे यूज हो जाएंगे। तो अगर 2 साई 2 यहाँ पे यूज हो गए तो अब आप देखो कि 2 साई 2 तो 2 साई 5 यूज हो गए और 2 साई 8 यूज हो चुके हैं, तो साई 1 भी कंज्यूम हो गया, साई 2 भी पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है एंड साई 3 भी पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है। अब हम किस पे जाएंगे, साई 4 पर। तो साई 4 के आपके पास 4 टर्म थे, उसमें से एक साई 4 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो यहाँ पे आपके पास 3 साई 4 बचे, तो 3 टाइम्स अगेन वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा, तो अपना काम आसान हो गया, 3 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो साई 4 के बाद नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, साई 4 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा वो साई 7 होगा। तो साई 7 के टर्म जो है वो एक्चुअली आप इसके साथ क्लब करके भी लिख सकते हो और विदाउट क्लब करे भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें तो जस्ट फोकस इस बात पे करना है कि सारे नंबर्स जो ऐड करने के बाद है उनके मल्टीपल में 3 का मल्टीपल आ जाए, जिससे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो साई 4, नेक्स्ट नंबर में जो साई 7 है वो एक यूज हुआ है, यानी कि मेरे पास 6 साई 7 बचा है, तो इसलिए मैंने उसको साई 4 के साथ ऐड करके नहीं लिखा, बाकी आप पैटर्न के बेसिस पे वहां पे बिल्कुल सोच सकते थे। नेक्स्ट साई 7 की बात हो गई, अब आपके पास साई 8 बचा, तो साई 8 जो है उसके आपने 2 टर्म ऑलरेडी यूज कर लिए थे, तो आपके पास 6 बचे, 6 साई 8। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये वाला 3 से मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, तो ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हो चुके हैं। तो अब आपको किसको मल्टीपल बनाने की जरूरत है, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि किसको मल्टीपल ऑफ 3 और बनाने की जरूरत है। मैं किसको आसानी से बना सकता हूँ, इस वाले को बना सकता हूँ। इस वाले को अगर बनाया तो उसमें एक एडवांटेज है मेरे पास, क्या एडवांटेज है कि मैं उसको साई 1
मैं एक psi2 प्लस psi5 प्लस psi8 का टर्म और ऐड कर दूंगा तो एक और सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, तो psi1 प्लस psi4 प्लस psi7 एज इट इज, और मैंने एक टर्म ऐड किया psi2 प्लस psi5 प्लस psi8 का, तो वही टर्म मुझे क्या कर देना चाहिए, वो प्लस भी करना चाहिए, तो ये 3 टाइम्स ऑफ psi2 प्लस psi5 प्लस psi8 बन गया। ठीक है, या ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि हम 3-3 के सेट बनाते, अगर हम 3 से ज्यादा के सेट बना सकते थे तो बिल्कुल बना सकते, बट यार 3 के सेट बनाने में एक ही फायदा था कि वो 3 के मल्टीपल में जा रहे थे, तो आगे हमने 2 के भी मल्टीपल, 2 के सेट भी बनाए हैं, फिर एक अकेला भी लिया है, लेकिन ध्यान यही रखा है कि अगर वो अकेले आ रहे हैं तो 3 के सेट हो, लेकिन अगर वो अकेले सिंगल फॉर्म में आ रहे हैं तो वो उनके साथ एक मल्टीपल में 3 या 3 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए जिससे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अगेन 3 से डिविजिबल हो गया, उसके आगे तो सारे नंबर 3 के मल्टीपल थे ही, तो उनको 3m लिख दिया, यानी कि मैं इसको सिंपली आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज, अब यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपके पास इस तरह से 3-3 नंबर हैं, 3 प्लस के 3 माइनस के, ऑलवेज कन्वर्ट दैट इनटू डिफरेंस सेट। तो डिफरेंस में केसेस हमेशा रिड्यूस हो जाते हैं, तो डिफरेंस हमेशा इस तरह से ले लेना चाहिए, एंड दिस इज 3 कैपिटल है। तो अब मुझे ये जो लिखा हुआ है ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। इस तरीके से मुझे इन 6 नंबर्स को सिलेक्ट करना है कि दीज आर, ठीक है, तो अब आप देखो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे आ रहा है, तो psi1 के ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है बेटा, ये अब डिफरेंस कैसे बनेगा, आप इसको सोचो कि ये आपका 3, ये तीनों के तीनों जो डिफरेंस है उनका सम 3 से मल्टीपल कैसे हो सकता है। आपके पास जो पॉसिबल चॉइसेस है वो या तो 1 है या -1 है, तो 1 -1 में एक केस हो सकता है कि हमारे तीनों के तीनों जीरो हो जाए। तीनों के तीनों जीरो कब होंगे, जीरो तब होंगे ये जब आइदर psi1 psi2 1 हो जाए, psi4 psi5 1 हो जाए, psi7 psi8 1 हो जाए, या फिर दोनों के दोनों -1 हो जाए। तो यहाँ पे पहले वाले सेट के लिए अगर मैं ये कहूं कि एक केस में लिखता हूं 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसके लिए जो आपकी चॉइसेस होंगी वो कितनी चॉइसेस होंगी, 2 चॉइस। कैसे, दोनों 1 या दोनों -1, इसके लिए भी 2 चॉइस, इसके लिए भी 2 चॉइस, तो टोटल यहां से 0 होने के जो केस होंगे वो 2 इंटू 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट केस कि आपके पास ये जो psi4 माइनस साइन ये थे डिफरेंस जो थे, उनमें और क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि या तो वो 0 बन सकता है या 2 बन सकता है या फिर -2 बन सकता है, तो 2 अगर बनता है, नेक्स्ट केस 2 अगर बन जाए तीनों, क्योंकि 2 बनेंगे, तीनों के तीनों सेम रहे होंगे, तभी 2 + 2 + 2 6 बनेगा और 6 मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केस होगा 2 बनने का एक ही तरीका है कि psi1 1 हो जाए और psi2 -1 हो जाए, करेक्ट। सेम चीज psi4 और psi5 के लिए भी होगा, तो यहाँ पे एक ही केस एग्जिस्ट करेगा, यहाँ भी एक केस एग्जिस्ट करेगा, यहाँ भी एक केस एग्जिस्ट करेगा, तो टोटल यहाँ पे एक 1 वे हो जाएगा। नेक्स्ट केस -2, आपका क्या बन जाए, -2 बन जाए। तो अगर ये -2 बनता है तो -2 -2 -2, तो अगेन पहला वाला -1 हो जाए और दूसरा वाला 1 हो जाए, तो यहाँ पे भी एक एक केस ही आएगा, तो टोटल 1 वे हो जाए। इसके अलावा एक केस और पॉसिबल था, क्या कि एक 0 हो जाए, एक 2 हो जाए, एक -2 हो जाए, तब भी उस केस में जो सम है वो 0 ही आएगा। अब 0 होने के आपको पता ही है कितने केस पॉसिबल है, 2 केस पॉसिबल है, तो यानी कि ये टोटल कितने केस बने। अब ये जैसे फर्स्ट वाला 0 रखा, वैसे सेकंड वाला भी 0 हो सकता है, वैसे थर्ड वाला भी 0 हो सकता है, यानी कि आपके ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल बेस से, है ना। ये पीएनसी में सबको पता होगा कि तीनों डिस्टिंक्ट है, तो ये तीनों 3 पोजीशन पे 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो सकता है, या फिर ऐसे कह लो कि 0 कैन चेंज इट्स पोजीशन इन 3 वेज, तो अब जो बचा हुआ सेकंड वाला है दैट कैन चेंज इट्स पोजीशन इन 2 वेज, तो यहाँ पे 6 वेज हो गए, और इनटू 2 किस लिए,
2 फॉर दिस 0 कि यहाँ पे ये 0 बनने के दो तरीके हैं, 2 बनने के एक मेथड है और -2 बनने के हमारे पास 1 मेथड था। तो यहाँ पे आपके पास 12 बेस हो गए। तो अब टोटल बेस पे आ जाते हैं, इसके अलावा और कोई केस एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो टोटल बेस कितना हो जाएगा? टोटल बेस ध्यान से देखो, आपके पास 0 से 8 है, 2 से 1, -2 से 1 और कॉम्बिनेशन से 12 केसेस। ये किसके लिए हुआ? ये हुआ साई 1, साई 2, साई 4, साई 5, साई 7 और साई 8 के लिए। तो हमारे यहाँ पे 6 नंबर्स हो गए, जबकि हमारे पास टोटल नंबर 8 थे। तो कौन कौन से नंबर्स बचे हैं? साई 3 और साई 6। तो साई 3 तो कुछ भी हो, क्योंकि साई 3 से तो ये इंडिपेंडेंट था और साई 6 से भी इंडिपेंडेंट था। तो साई 3 कैन टेक इट्स वैल्यू इन 2 वेज, साई 6 कैन टेक इट्स वैल्यू इन 2 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए? दिस इज 22 into 2 44 into 2 88। तो दिस वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम जो पीआरओ में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। और इसका कॉन्सेप्ट का जो आइडिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी इस तरह के कुछ पेयरिंग वगैरह, और इस पे बेस्ड आरएमओ में भी पहले पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो मतलब आरएमओ दिस साल फॉर दिस ईयर आरएमओ हैज बीन स्टैब्ड, तो वो कोई पॉइंट नहीं रहा आरएमओ का। लेकिन फिर भी आप आगे अगर आयुक्षेम क्वालिफाई कर जाते हो तो इनमो वाली स्टेज में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब यहाँ से आइडिया लिया गया है, मतलब इस आइडिया पे आप थोड़ा अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हो। आइडिया सिंपल था कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ये दिमाग में था कि वो 1 अगर फैक्टर्स हैं तो 1 + 1 + 1 जो है वो 3 हो जाएगा। यानी कि अगर 3 नंबर हमारे पास डायरेक्टली ऐड होते हैं तो उनका जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। इसलिए हमने सबसे पहले 3 के पेयर्स बनाए, फिर 3 के जितने भी पेयर्स कंज्यूम हो गए उसके बाद 2 के पेयर्स पे गए। लेकिन 2 के पेयर्स बनाते टाइम व्हाट वी थॉट कि उनके मल्टीपल में 3 या 3 का फैक्टर आ जाए। तो आगे अगर हम देखें तो 3 और 6 के फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो चुका है। यानी कि वहां पे वो नंबर साई 3, साई 6, साई 4, साई 7, साई 8 कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास 3 का मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन जो पहले दो ब्रैकेट्स थे जिसमें 3 के टर्म आ रहे थे, उसमें इट वाज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा 3 से डिविजिबल हो जाए। क्यों? ऐसा जरूरी थोड़ी कि तीनों 1 होंगे, तीनों -1 होंगे। वो डिफरेंट भी हो सकता है कि सपोज करो एक 1 हो गया, एक -1 हो गया, तो वो 0 हो जाएगा, तीसरा वाला 1 बन जाएगा। तो उस केस में वो डिविजिबल 3 से नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, फिर हमने और छोटा किया उसको। तो दो कॉन्सेप्ट थे, पेयरिंग एंड रिड्यूसिंग द नंबर इनटू ए स्मॉलर नंबर, जिसके लिए हम आसानी से केसेस बना सकते हो। और केसेस में थर्ड एक इंपॉर्टेंट बात हो रही कि यहाँ केस बनाते टाइम हमारे पास 3 + 3 माइनस पड़े हुए थे, हमने उसको डिफरेंस की फॉर्म में स्प्लिट किया। तो डिफरेंस की फॉर्म में अगर आप स्प्लिट करते हो तो आपके जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है और वहां पे केस बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो दिस स्टेप वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलो अब अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम, मतलब नंबर थ्योरी का ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर, चलो करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक या दो प्रॉब्लम और आई थिंक हो जाएगा। लेट ए एंड बी, let a and b be natural numbers. Let a and b be natural numbers such that 2a minus b, a minus 2b and a plus b are all distinct squares. ठीक है, a b be natural numbers such that 2a minus b, a minus 2b and a plus b are all distinct squares. What is the
smallest possible value of p। तो क्वेश्चन का आइडिया सबको दिमाग में आना चाहिए कि क्या आइडिया यहाँ पे है। आइडिया ये है कि आपके पास तीन नंबर्स दे रखे हैं, वो तीनों जो है स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो फिर b की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। वो a की भी पूछ सकता था, बट यहाँ पे जो पूछा गया है दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ b आपसे पूछा गया है। We can take online class in 11th also. So can you tell me which one note you are using? ठीक है बेटा, तो a एंड b भी नेचुरल नंबर्स। अब इसका आइडिया हम सोचते हैं कि अब इसमें और क्या कर सकते हो। तो आप सोचो कि 2a minus b, a minus 2b and a plus b are all distinct squares। तो अगर ये तीनों डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स हैं तो क्या करोगे, ये तीन अगर डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स हैं तो तीनों को डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स ले लेते हैं। तो 2a minus b को हमने एक स्क्वायर का मान लिया, तो लेट दैट स्क्वायर इज k या k1 स्क्वायर ले लेते हैं। फिर सेकंड वाला a minus 2b जो है वो भी एक स्क्वायर होगा, नथिंग न्यू। फिर जो a plus b है दैट इज आल्सो स्क्वायर। तो ये तीनों तीन स्क्वायर्स हो गए। तो अगर अब तीन स्क्वायर्स हैं और a और b में हमारे पास रिलेशन बना हुआ है, a और b के तीन रिलेशंस हैं, तो आपको अब इन्हीं रिलेशन का एडजस्टमेंट करना है कि क्या मैं यहां से कुछ ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पे तीन स्क्वायर्स में रिलेशन मिल जाए। क्योंकि अगर तीन स्क्वायर्स में रिलेशन मिलेगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तीन स्क्वायर्स जो है अगर आते हैं तो कुछ हम कभी कभी पाइथागोरन ट्रिपलेट का आइडिया हमारे दिमाग पे आ सकता है। और यहाँ पे जो नंबर्स है उनको देख के ये फीलिंग आ रही है कि अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करता हूँ, सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मेरी इक्वेशन एक्चुअली सेकंड और थर्ड को ऐड करने पे जो इक्वेशन मिल रही है वो 1 बन जाएगी। सेकंड प्लस 3 जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐड करते हो तो वो 2a हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा। तो 2a माइनस b जो है वो यहाँ से हमारे पास क्लियरली ये आइडिया, तो ये दिमाग में आना बहुत जरूरी था कि जैसे ये नंबर्स का पैटर्न देखा तो इमीडिएटली दिमाग में हिट करेगा। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि अगर आपने नंबर्स को देखा तो नंबर्स को देख के इमीडिएटली आपके दिमाग में फील आएगा कि हाँ ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट था, नंबर्स के पैटर्न को देख के आपको आइडेंटिफाई करना। एग्जाम में इतना क्विकली दिमाग चलना चाहिए आपका। तो यहां से क्या हो जाएगा, k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर इज इक्वल टू k1 स्क्वायर। अगर ये चीज किसी को क्लिक कर गई तो क्वेश्चन एक लाइन का था, और अगर नहीं क्लिक की तो आप कितना भी दिमाग लगाते रहो, फिर आप a और b को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, b के बारे में सोचोगे, फिर कि a एलिमिनेट कर लिया, फिर आप b के बारे में सोच रहोगे। तो k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर इज इक्वल टू k1 स्क्वायर। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट नंबर की बात किया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, यानी कि ये k1 k2 k3 जो है वो भी स्मॉलेस्ट होने चाहिए। तो अगर ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए तो स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट दैट विल बी क्लियरली 3 4 5। तो ये 3 4 5 हो जाएगा। तो आपका यहाँ 3 4 5 आ गया। अब यहां से ना b को और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई तो फाइनली किसको निकालना है, b के बारे में सोचना है। तो b की जो वैल्यू होगी वो आप कैसे निकाल सकते हो, आप अगर a वाले टर्म को एलिमिनेट कर दोगे तो b आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो a आपको अगर एलिमिनेट करना है तो आप सेकंड और थर्ड को ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, k3 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि नहीं दिस इज 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस 2b और माइनस b। तो यहां से आ गया b की वैल्यू आपको मिल गई। तो अगर k3 और k2 आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अपना काम खत्म हो गया। लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी तो है ना कि जो स्क्वायर से नंबर्स आने चाहिए वो b इंटीजर होना है। तो b इंटीजर होना है यानी कि k3 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर मस्ट बी
मल्टीपल ऑफ 3, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 भी होना है। बेटा डाउट नेट का डिस्कशन मत किया करो। डाउट नेट क्यों, मतलब वहां की फैसिलिटीज और यहाँ की फैसिलिटीज में काफी डिफरेंस है, तो डाउट नेट का डिस्कशन आप मत किया करो यहाँ क्लास में आके। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, मतलब आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो हो रहा है वो, मतलब हम आपको सिर्फ आपको बेस्ट टीचर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। k3 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो अब यहाँ पे 3 4 5, अगर आप नंबर 4 और 5 लेते हो तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपके पास, वो 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वो 3 का मल्टीपल बन जा रहा है, तो 3 का मल्टीपल बन जा रहा है, तो 3 4 5 स्मॉलेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो 25 माइनस 16 16 3 4 5 3 4 5, ठीक है। स्मॉलेस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 3 4 5, नेक्स्ट इज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर 3 का मल्टीपल बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 25 माइनस 16 आप करोगे तो दैट इज 9। लेकिन यहाँ पे कोई भी दो, मतलब हम कोई से भी दो पेयर ले सकते हैं। तो जैसे 25 माइनस 16 तो बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन अगर मैं 25 माइनस 9 अगर ले लूंगा, अगर मैं 3 और 5 ले लूंगा, तो वहां पे, क्योंकि ये ऑर्डर में तो है नहीं, वो तो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, K2 K3 K1। यहाँ पे तो ठीक है कि K1 सबसे बड़ा नंबर रहा होगा, तो K1 अगर आपका सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे K2 और K3 जो आपके पास बचते हैं वो 3 और 4 बचते हैं। 3 और 4 यानी कि 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 विल बी 7। तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमारा 3 4 5 यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो 3 4 5 अगर काम नहीं कर रहा है, तो आप 3 4 5 के बाद नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 4 5 से नेक्स्ट वाला जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा वो सबको पता है क्या होगा, 6 8 और 10 होगा। तो 6 8 10 में अगर आप ध्यान से देखो, तो फिर से वही चीज कि आपको 6 और 8 में देखना होगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो दो इवन नंबर है, तो इवन नंबर का डिफरेंस तो इवन ही आने वाला है, तो यानी कि ये नहीं होगा। तो यानी कि हमें कहां पहुंचना पड़ेगा कि ऑड वाला ही हमें लेना पड़ेगा। तो ऑड वाला, फिर एक नेक्स्ट आगे चले जाओ, तो 9 12 और 15। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 12 और 9 जो है उनमें से एक ऑड होगा एक इवन होगा स्क्वायर, तो यानी कि वो डेफिनेटली वहां पे 3 स्क्वायर का फैक्टर दोनों के पास चला जाएगा। तो यानी कि ये जो पेयर है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया वो कौन सा आंसर हो गया, 9 12 15 हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी विल बी हियर, बी की वैल्यू k3, यानी कि आपके पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो 12 का स्क्वायर बेटा 144, 144 माइनस 36 81 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 19 वहां से आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से 44, तो दिस इज 63, दिस इज 63, तो 63 अपॉन 3 दैट इज 21। तो बी की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 21। तो आइडिया बिहाइंड दिस प्रॉब्लम वाज क्वाइट सिंपल। आइडिया क्या था, आप सोचो उस चीज को कि सबसे पहले हमें नंबर को देखते ही एक आइडिया लगना चाहिए था कि सेकंड और 3 को ऐड करके 1 मिल रहा है, यानी कि दिस इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट में स्मॉलेस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट वाज 3 4 5। देन हम गए बी को हमें फाइंड करना था, तो बी फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू आ रही थी k3 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर। आंसर 3 4 5 पे खत्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी जो है वो k3 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर बाय 3 था। अब k3 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर जो है उनका डिफरेंस जो है दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर हम k3 और k2 जो है दो स्मॉलर वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट के सेट थे, यानी कि हम 3 4 5 में 3 और 4 ले रहे थे, तो वहां पे वो डिफरेंस जो है वो नहीं बन रहा था मल्टीपल ऑफ 3। फिर 6 8 10 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दो इवन नंबर का स्क्वायर तो इवन ही डिफरेंस देगा, तो इवन तो 3 से कभी डिफरेंस हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर हम नेक्स्ट वाले ऑड
9 12 5 15 पर गए, तो 9 12 15 में अगर आप 9 और 12 सेट लेते हो तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली 3 का मल्टीपल आ रहा है। सो 9 12 15 इज करेक्ट। तो वहां से b की वैल्यू अपने पास 21 आ गई। ठीक है, तो वी कैन सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम होगी आज के सेशन की। तो ए बी सी is greater than equal to 4 are integers. A, B, C greater than equal to 4 are integers, not all equal. Not all equal, and 4ABC is equal to A plus 3, B plus 3, and C plus 3. Then what is the value of A plus B plus C? So you need to find the value of A plus B plus C. Again, ये क्वेश्चन भी रीअरेंजमेंट के बेस पे है कि आपको सिस्टमेटिकली इसको फैक्टराइज करना, और फैक्टराइज करने के बाद आपको स्मॉलेस्ट सेट देखना है कि स्मॉलेस्ट आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई थिंक आइडिया सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम इसको रीअरेंज करने, इसको कुछ फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एबीसी के लिए कोई स्पेशल कंडीशन तो दिख नहीं रही है। तो अब अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दिख रही है तो अब इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए? तो मेन आइडिया यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने का ही है कि आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो। तो देखो, इसको फैक्टराइज करने में इसको कुछ स्प्लिट करते हैं। तो अगर स्प्लिट किया जाए तो 4ABC विल बी, आपके पास यहां से ABC एक टर्म बनेगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस AC बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा? 9 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C आएगा, और एक लास्ट में 3 के मल्टीपल से जो फैक्टर बन रहा है दैट इज 27। तो अब इसको थोड़ा, क्योंकि रीअरेंज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको आप यू नीड टू रीअरेंज दैट इक्वेशन। कुछ तो मतलब उसी तरीके से वर्कआउट हो सकता है। आइदर आपके पास कोई सिस्टमेटिक अप्रोच इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं होता है। हम सिस्टमेटिक क्या कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं कि हम इसको स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट करने के बाद फिर से हम उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ABC 3 टाइम्स ऑफ ABC, क्योंकि आपका दूसरी साइड जो है वो ABC एक था और यहां से एक 3 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ABC विल बी AB प्लस BC प्लस AC प्लस 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस 9। आपके पास यही बचेगा। अब ये जो बचा, अब इसमें आप इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद अब फैक्टराइज ही करना होगा, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन हमें दे रखा था वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा था। तो हम एक दूसरे फैक्टराइजेशन पे अब जा रहे हैं। ठीक है, तो ABC माइनस AB प्लस BC प्लस AC, ये आपके पास हो गया। माइनस 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यू नीड टू फैक्टराइज दैट एक्सप्रेशन। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक आइडिया तो बिल्कुल क्लियर है कि अपने पास लीनियर A आ रहा है, फिर तो हम A माइनस 1, व्हाट वी कैन डू कि 3 को उधर रखें। हाँ, ये जो 8 9 है इसको में से हम 1 को इधर ले आते हैं और 8 को दूसरी साइड रखते हैं। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर्स 1 1 के आ रहे हैं, 3 नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमें 2 फैक्टराइज करने के लिए 2 पॉजिटिव चाहिए, 2 नेगेटिव चाहिए। तो हम एक A प्लस B प्लस C ऐड कर लेते हैं। माइनस AB प्लस BC प्लस AC, और ये आपके पास एक -1। तो ये जो
8 + 4 a + b + c को हम दूसरी साइड लेंगे। तो ये फैक्टराइज हो गया, क्योंकि अब आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज a - 1 b - 1 c - 1 will be equal to 8 + 4 a + b + c। तो ये कुछ अच्छा फैक्टर बन गया। अब a - 1 को हम let us consider a - b is capital A, b - 1 is capital B, c - b is capital C। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, a b c is equal to 8 + 4, क्योंकि आपने -3 किया होगा तो वो आपके पास into 3 बन गया और प्लस का 4 कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बन गया। तो यहां से आपके पास आ गया ए बी सी इज इक्वल टू 20 + 4 टाइम्स ऑफ a + b + c। तो इससे फायदा ये हुआ कि आपको प्रोडक्ट और सम में एक रिलेशन मिल गया। तो प्रोडक्ट में और सम में एक रिलेशन मिल गया। तो प्रोडक्ट और सम में अगर एक रिलेशन मिल गया है तो यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट दिस इज ए बी सी। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं सपोज। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4a को उधर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां से 4 5 + b + c डिवाइडेड बाय bc - 4 इज द रिजल्ट। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू की साइड से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c, और a b c आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यानी कि a b c अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो जो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C होंगे वो ग्रेटर देन 5 हो जाएंगे, क्योंकि वो -1 है। तो a - 1 को हमने 4 का है तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी, ये आपके पास 3 बन जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब आप यहाँ पे आइडिया लो कि ठीक है 3 या 3 से ग्रेटर नंबर हमको रखना है। तो यहाँ पे हम सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं कि लेट b इज इक्वल टू 3। डिस्टिंक्ट है तो c को 4 ले लेते हैं। तो b को अगर 3 लिया और c को 4 लिया तो उस केस में a की जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज 6। तो ये करेक्ट हो गया, यानी कि ये पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर 6 है तो आपके पास a - 1 की वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ से a 7 हो गया। तो ये हिट एंड ट्रायल ही था, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। b - 1 इज इक्वल टू कितना था आपके पास 3 था। तो यहाँ से b की वैल्यू 4 हो जाएगी। देन c - 1 की वैल्यू 4 थी तो c की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी। तो आपके पास जो abc जो ट्रिपलेट था दैट ट्रिपलेट विल बी 4 7 4 एंड 5। दिस इज द ट्रिपलेट। तो उसने a + b + c की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में। तो व्हाट इज a + b + c? 7 + 4 + 5, सो दिस इज 16 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन जो है वो मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल न्यू है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है कि इसमें हमारा बेसिक आइडिया ये था कि जो हमें दे रखा था उससे आप a b c की वैल्यू अगर रखते तो तीनों एक तरीके से रिलेटेड थे, आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते थे। तो हमने फैक्टराइजेशन में उसको किस तरह से स्प्लिट किया कि हमने एक नया फैक्टराइजेशन यहाँ पे जनरेट किया। ये फिर उसमें हमें अच्छी चीज क्या मिल गई कि हमें यहां से प्रोडक्ट और सम में एक रिलेशन मिल गया। तो प्रोडक्ट सम में रिलेशन मिल गया तो वहां से हमने ए को आइडेंटिफाई कर लिया, ए की वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग व्हिच वाज इंपॉर्टेंट हियर कि जैसे हमने ये कंडीशन चेंज की थी तो हमें ये आइडिया मिलना जरूरी था कि एबीसी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो वहां से ये आइडिया हमें मिल गया। फिर हमने हिट एंड ट्रायल लगाया कि बी की वैल्यू 3 और सी, क्योंकि बी 3 से छोटा नहीं हो सकता। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन में चीजें समझ में आई होंगी। हमने 3-4 क्वेश्चंस आज की क्लास में लिए और ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले 4-5 इयर्स में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। दैट वन क्वेश्चन इज दिस कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी की बात थी, तो डिविजिबिलिटी में हमने इसको स्प्लिट किया, रिड्यूस किया।
रिड्यूस करने के ऊपर हमने आज क्लास में 2 से 3 क्वेश्चंस लिए हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है बेस चेंज करने के ऊपर था कि अगर बेस चेंज कर देते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन में हमें आइडिया कैसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि अगर हमारे पास मतलब इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल कम हो तो फिर हम कैसे प्रोसीड करते हैं। हम क्या करते हैं कि उसमें एक दो अगर 3 वेरिएबल थे तो हम कोशिश करते हैं कि जो रिलेशन है वो 2 वेरिएबल की फॉर्म में चला जाए और फिर हम कुछ फैक्टराइजेशन को वर्कआउट करके वहां से जो केसेस है उनको रिड्यूस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हम किस तरह से हमने एक चीज पे फोकस किया कि डिविजिबिलिटी बाय 3। तो अगर हम कुछ फैक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं जो सारे के सारे डिविजिबल बाय 3 हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगेन दिस प्रॉब्लम वाज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ द नंबर कि जो भी सम हमें दे रखा था उसको हमने रिड्यूस किया। रिड्यूस करते टाइम व्हाट वी थॉट कि हम नंबर्स में से 3 के मल्टीपल्स वाले नंबर्स को रिमूव करने लगे तो उससे आपका नंबर जो छोटा नंबर बचा उसको हमने आसानी से डिफरेंस की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया कि 2 नंबर के डिफरेंस। तो वहां पे हमारे लिए केस बनाना आसान हो गया। फिर तो हमने केस ही बनाया। केस बनाना तो आप कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन में काफी सीखे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हैविंग द आइडिया कि आपको क्वेश्चन को देख के ये आइडिया लगना चाहिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। एंड देन पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाद स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 ये सबको याद होगा ही। फिर उसके बाद 3 4 5 में प्रॉब्लम क्या था कि वो ऑड वाली सेट तो था कि हमारा जो डिफरेंस है वो ऑड तो आ रहा था क्योंकि दोनों 3 और 4 में एक ऑड है एक इवन है। तो नेक्स्ट 6 8 8 को 8 10 को हमने नेग्लेक्ट इसीलिए कर दिया क्योंकि दोनों इवन थे। लेकिन वो आगे बढ़ने का जो आइडिया मिला वो इसलिए मिला क्योंकि हमारा जो डिफरेंस था वो 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा था। तो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रॉब्लम, ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 9 12 15 वो तो आसान था। तो ये लास्ट प्रॉब्लम कि किस तरह से हमने उसको जो फैक्टराइजेशन हमें दे रखा था उस फैक्टराइजेशन को हमने मॉडिफाई किया। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस फॉर दिस सेशन। VMC will be providing more session for next few more topics also, जैसे ज्योमेट्री के भी सेशंस होंगे और कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के भी सेशंस आगे कंडक्ट होते रहेंगे। तो प्लीज ज्वाइन एंड सब्सक्राइब VMC चैनल सो दैट आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं या जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको अगली क्लासेस में मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन बेटा, थैंक यू।